प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज और उम्मीद करता हूं कि आप सब लाजवाब होंगे, शानदार होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल बेटा शानदार तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने पिछली क्लासेस में भैया पोएट्री के चैप्टर 1 चैप्टर 2 को पढ़ लिया है, आपने प्रोज के इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को भी पढ़ लिया है, तो प्यारे बच्चों आज पोएट्री के चैप्टर नंबर 3 की हम बात करने आ रहे हैं, जिसका नाम है लीव्स आर नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है इस प्यारे से परिवार में। आपके इस प्यारे से परिवार में मैं शुभम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा सजेशन है कि आज की जो क्लास होने वाली है वो क्लास बिल्कुल हट के है आज, क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत होती है, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो इंग्लिश को देखकर ही डर जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज आपके लिए ही, मतलब सिर्फ आपके लिए आज मैंने क्या किया, उसे हिंदी की इंग्लिश लिख दी है। मतलब जैसे अगर एंड है तो ए आधा डा डा, इस टाइप से आज मैंने लिख दिया हुआ है बेटा। ठीक है, जैसे मान लो लिखा हुआ है नाउ, तो वहां पे ना पे आ की मात्रा, बड़ा ऊ नाउ, ऐसे लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, सिर्फ आपके लिए है ये, ताकि आपको भटकने की जरूरत ना पड़े, ताकि आपको यहां वहां कंटेंट को ढूंढने की जरूरत ना पड़े। तो प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके बिहार के इस प्यारे से विश्वसनीय परिवार में। उससे पहले आप लोग बेटा चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगली अंग्रेजी की ऐसी सारी क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, शेयर करवा भी दीजिए, स्टेटस पे लगाइए, नीचे लिख दीजिए शेयर ऑन योर स्टेटस, तो सारे बच्चे इसको शेयर भी कर लेंगे, साथ में उसको सब्सक्राइब भी कर देंगे, लाइक भी कर देंगे और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपका जो एक वैल्यूएबल कमेंट होता है हमारे लिए वही बहुत बड़ी ताकत होती है। तो प्यारे बच्चों, ये क्लास की शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं। तो प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 समरी, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, एक्सप्लेनेशन आज हम पढ़ने वाले बेटा 2025 का। ठीक है, शानदार तरीके से आइए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक छोटा सा माइंड मैप है हमारे लिए, आपके लिए, कि इसके जो राइटर थे वो थे W.H. ऑर्डन, जिसका फुल नेम क्या था। W.H. ऑर्डन का बेटा पूरा नाम क्या था। W.H. ऑर्डन का पूरा नेम था क्या, विंस्टन ह्यूज ऑर्डन। मतलब इनका जो नाम था वो था W.H. ऑर्डन। ठीक है, इनका कभी फुल फॉर्म पूछ ले, W.H. का फुल फॉर्म क्या होता है, तो विंस्टन ह्यूज ऑर्डन। बेटा कब पैदा हुए थे, तो प्यारे बच्चों इनका डेट याद रखिएगा कब पैदा हुए थे। एक छोटा सा ओवरव्यू है बेटा आपके लिए। 21 फरवरी को पैदा हुए थे 1907 में। बेटा कहां पैदा हुए थे, ये बच्चा पैदा हुए थे कहां पे, इंग्लैंड में। ठीक है, और मरे कब थे बेटा, तो 29 फरवरी 1973 को बेटा मर जाते हैं। कितने साल की उम्र में, 66 साल की उम्र में। कहां पे, वियना में। और वियना बेटा कहां पड़ता है आपका, ऑस्ट्रिया में पड़ता है। ठीक है, ये बेटा 4-5 कंटेंट था आपके लिए बेटा, डन हो गया, सॉर्टेड है, क्लियर है एकदम। ठीक है बेटा, आओ। ऑक्यूपेशन क्या था बेटा, ऑक्यूपेशन क्या था इनका बेटा, एक क्या थे, एक जन्मजात बेटा नहीं कह सकते, लेकिन ये बाद में क्या होते हैं, एक पोएट बन जाते हैं। पोएट का मतलब होता है बेटा ये कवि थे। राइटर का मतलब होता है लेखक। जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक नामक हिंदी के इससे लिया गया, इसके लेखक। तो बेटा जो कहानियां होती है ना उसमें लेखक होते हैं, और बेटा जो कविताएं होती है ना उसमें कवि या कवित्री होती हैं। ठीक है, डन। चल बेटा, इनको सिटीजनशिप इनको मिलती है यूनाइटेड किंगडम की, और यूनाइटेड स्टेट में ये चले जाते हैं कब, 1946 में इनको मिल जाता है वहां पे। ठीक है, आइए बेटा आगे देखते हैं हम लोग। बेटा पहले ये इंग्लैंड के मूल निवासी थे, बाद में क्या होता है, ये पलायन कर जाते हैं कहां पे, ये अमेरिका में पलायन कर जाते हैं। लगभग 1939 की बात है, ये अमेरिका चले जाते हैं। तो भैया ये इनको डबल देश की नागरिकता थी, एक तो इंग्लैंड में थे, अमेरिका में थे। इनकी बेटा 2 किताबें भी आती हैं। एक तो बेटा क्या होता है कि इंग्लैंड की किताबें आती है, क्योंकि शुरू में इंग्लैंड में थे, बाद में जब अमेरिका में चले जाते तो इनको अमेरिका में भी इन्होंने बहुत सारी बेटा किताबें क्या करते, प्रकाशित करवाते। ठीक है, चलिए आइए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले बेटा प्यारा सा आपके लिए एक प्यारा सा क्या है, वर्ड मीनिंग है, जो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर जी वर्ड मीनिंग दे दीजिए। आइए बेटा देखते हैं। लीव्स का मतलब होता है पत्ते। ठीक है, एंजाइटी, एंजाइटी का मतलब क्या होता है, चिंताएं होती हैं। ठीक है बेटा, वर्सटाइल का मतलब प्रतिभावान हो गया, इंटेलेक्चुअल का मतलब बौद्धिक हो गया, वैगोरस का मतलब सशक्त या ओजस्वी हो गया, वर्स का मतलब कविता हो गया, ड्रामेटिस्ट कलाकार हो गया, क्रिटिक आलोचक हो गया, ट्रांसलेटर अनुवादक हो गया, एडिटर संपादक हो गया, अवेयरनेस का मतलब जागरूकता हो गया, डायरेक्टली का मतलब सीधे सीधे, अफेक्ट का मतलब प्रभावित करना, पॉलिटिकल का मतलब राजनीतिक हो गया, और रिलीजियस का मतलब क्या होता है, धार्मिक हो गया। तो प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं बेटा ये कुछ वर्ड मीनिंग हमने आपके लिए चिपका दी है, लगा दी है। पढ़ लेना, समझ लेना, अच्छे से इसको देख लेना। ठीक है, अगला एक और पेज है, देख लेना। तो बेटा आप इसको पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ क्या क्या है यहाँ पे। जैसे ओवर्टली का मतलब होता है खुल्लम खुल्ला, खुले तौर पे, वाइडली। ठीक है, क्रिश्चियन ईसाई हो गया, टोंग का मतलब लहजा, आवाज, ध्वनि हो गई। टेक्नीशियन का मतलब पता है, जो टेक्नीशियन होते हैं हमारे। ठीक, एक्सप्लोर का मतलब खोजना हो गया। वैरायटी, स्टैंजा, फॉर्म, मीटर का मतलब अलंकार हो गया। पैशन का मतलब भावावेश हो गया। आर्केइक का मतलब होता है प्राचीन या पुराना। सेटल का मतलब बसना, परमानेंटली का मतलब होता है बेटा स्थायी रूप से।
ऑरेटर का मतलब वक्ता, बेटा जो वक्ता लोग होते हैं, नेता नगरी लोग ऑरेटर होते हैं, वक्ता होते हैं, तो उनको ऑरेटर बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेंजर का मतलब अजनबी हो गया, फ्रस्ट्रेशन का मतलब हताशा हो गया, कुंठा हो गया, इनहेरेंट का मतलब हो गया अंतर्निहित, स्टिफली का मतलब हो गया सख्ती से, क्या हो गया बच्चा मुश्किल से, ठीक है। रिप्रूव का मतलब हो गया फटकारना, ठीक। एटीट्यूड का मतलब होता है विचार शैली, स्ट्रैप का मतलब हो गया भूख से बेटा निपटना, लीफलेस का मतलब होता है ठूंठ पत्तों से रहित, वुड का मतलब हो गया लकड़ी, ट्रॉल हो गया और स्कॉल्ड हो गया। तो प्यारे बच्चों इस चीज को देख लीजिएगा, वर्ड मीनिंग बेटा स्पेशली आपके लिए, बेटा किसी के लिए नहीं लाया हूं, सिर्फ आपके लिए लाया हूं। आइए बेटा कहानी को पढ़ते हैं, आप देख सकते हैं, देखिए आज मैं क्या लेकर आपके लिए आया हूं, बिल्कुल 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 बहुत कुछ शानदार है, ठीक है। एक छोटी सी समरी है यहाँ पे कि डब्ल्यू.एच. ऑडेन जिन्होंने 1948 में अपना संग्रह द एज ऑफ एक्सीलेंस के लिए पुलिस द एज ऑफ एक्सीलेंस ने, बेटा एज ऑफ इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, एज ऑफ एक्सीलेंस नहीं, इसको हम बोलते हैं एज ऑफ एंजाइटी। हालांकि कुछ कुछ किताबों में आपको एज ऑफ एक्सीलेंट भी मिल जाएगा, लेकिन आप इसको एक एज ऑफ क्या पढ़ेंगे बच्चा, इसको आप एज ऑफ एंजाइटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चा मेरे लाल, इसको हम पढ़ेंगे एज ऑफ एंजाइटी, ठीक है। ANXIETY एंजाइटी के लिए पुलित्जर अवार्ड जीता था। उन्हें शब्द संयोग और पुरातन शब्दों का प्रयोग करने का शौक था। मतलब बेटा क्या था कि अपनी कविताओं में पुराने पुराने शब्दों का प्रयोग करना बहुत पसंद था। साथ में क्या होता है, अब पत्ते तेजी से गिर रहे, जो कि आप चैप्टर पढ़ने वाले हो, बेहतरीन गीत कविताओं में से एक है, जिसकी रचना आधुनिक कवि डब्ल्यू.एच. ऑडेन ने की है। इस कविता का शीर्षक हमें पत्तों के गिरने के तेज की तरह मनुष्यों की मृत्यु के बारे में बताता है। अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, एक ब्रिटिश कवि डब्ल्यू.एच. ऑडेन के द्वारा रचित किया है, ठीक है। इंसान दुख और बीमारियों के कारण बहुत तेजी से अपनी कब्र पर जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। आज का जो समय है, आज का इंसान क्या कर रहा है बेटा, आज का इंसान इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट है, आज का इंसान इतना ज्यादा दुखी है, आज का इंसान इतना ज्यादा क्या है बेटा, वो प्रताड़ित है। आज का इंसान सिर्फ लालच में, आज का इंसान सिर्फ दुनिया के भवावेश में आके अपने कम पैसों में क्या होता है, वो ज्यादा महंगी चीजें खरीद कर क्या करता है, अपने आप को शो ऑफ करता है कि आई एम द बेस्ट। और यही आई एम द बेस्ट का चक्कर जो बेटा आज के समाज में है, यही इंसान को कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ऐसी खाई में ढकेल दे रहा है जिससे निकल कर वापस आना बहुत मुश्किल काम हो गया है। तो बच्चा इसका मतलब ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, कि जिस तरीके से पत्तियां गिर रही हैं, उसी प्रकार से इंसान भी क्या हो रहा है, अपने जीवन से टूटकर कब्र की तरफ क्या कर रहा है बेटा, पलायन कर रहा है। यहां पे राइटर का बेटा साफ साफ यही कहना है। आगे देखते हैं, यहां पे कहते हैं कि इंसान दुख और बीमारियों के कारण बहुत तेजी से अपनी कब्र पर जा रहा है। इस कविता में कवि आधुनिक जीवन में निराशा और संकट को उजागर करने की कोशिश करते हैं। कवि कहते हैं कि सभी एक दूसरे से नकली प्यार करते हैं, मृत्यु का दूत लोगों को वास्तविक आनंद को छीनने के लिए मौजूद है। यह वास्तव में बेटा डब्ल्यू.एच. ऑडेन की एक अच्छी कविता है, जिसमें उन्होंने जीवन के कठोर सत्य यानी मौत, यानी किसकी बात की गई बच्चा, यानी मौत के बारे में बात की, और हमें सलाह भी दिए हुए हैं कि एक पहाड़ क्या, कि एक पहाड़ की तरह बनी जो एक मरते हुए मुसाफिर की प्यास बुझाता है। डन, क्लियर। आइए बेटा आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं डब्ल्यू.एच. ऑडेन के बारे में। कहते हैं कि विस्टन ह्यूज ऑडेन, जिसका नाम आपको पता है कि डब्ल्यू.एच. ऑडेन है, विस्टन ह्यूज ऑडेन या डब्ल्यू.एच. ऑडेन हु वॉन द पुलित्जर प्राइज इन 1948, पर चैप्टर का नेम है आपका नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। कहते हैं कि विस्टन ह्यूज ऑडेन जिन्होंने क्या जीता था बेटा, जिन्होंने पुलित्जर प्राइज जीता था, कब जीता था बच्चा, 1948 में जीता था, फॉर इज कलेक्शन, किसके लिए, द एज ऑफ एंजाइटी। इनकी बेटा एक कविता थी द एज ऑफ एंजाइटी, उसके लिए क्या होता है बेटा, इनको एक पुलित्जर अवार्ड कब मिलता है, 1948 में मिलता है, जो कि क्या थे, वॉज अ वर्सेटाइल एंड इंटेलेक्चुअली वाइगोरस पोएट। कहते हैं कि जो कि एक क्या, एक बहुमुखी, एक बहिर्मुखी, या सॉरी बहिर्मुखी नहीं, एक बहुमुखी बौद्धिक कवि थे, एक कविकार थे, एक ड्रामेटिस्ट का मतलब एक नाटककार थे, एक आलोचक भी थे, एक ट्रांसलेटर भी थे, और एक एडिटर, एक संपादक भी थे। मतलब क्या है कि विस्टन ह्यूज ऑडेन को उनकी कविता द एज ऑफ एंजाइटी के लिए 1948 में इनको मिलता है पुलित्जर अवार्ड, जो कि एक बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न एक ऐसे कवि थे जिनके अंदर आलोचनात्मक, भावात्मक, ठीक है, और आलोचनात्मक, संपादकता, और इनके अंदर नाटककार, सब कुछ इनके अंदर उपस्थित था। मतलब इस प्रकार की कविताएं लिखते थे कि जिसमें सब कुछ क्या था, सारी चीजों का समावेश था। प्यारे बच्चों आगे देखते हैं हम लोग, आगे बताते हैं इसमें कि पोइट्री टू हिम, कहते हैं कि पोइट्री उनके लिए क्या थी बच्चा,
कहते कि पोएट्री उनके लिए क्या थी लल्ला, कहते कि विस्टन ह्यूज ऑडिंग के लिए जो पोएट्री थी ना बिल्कुल सीरियस गेम था। मतलब ये पोएट्री को इतना ज्यादा गंभीरता से लिखते थे, इतना ज्यादा खुश होकर लिखते थे, मतलब इतना ज्यादा डेडिकेटेड थे अपने काम को लेकर कि जिसकी बेटा तुलना मात्र भी संभव नहीं है, कल्पना मात्र भी संभव नहीं है। वी शुड डीपेन पीपल सेल्फ अवेयरनेस बट इट शुड इन नो केस डायरेक्टली अफेक्ट द मेंस पॉलिटिकल एंड रिलीजियस चॉइसेस। कहते हैं कि जब ये लिखते थे ना तो इनका जो बेटा मुख्य उद्देश्य क्या था कि ये इंसान की आत्म जागरूकता को क्या करते थे, बिल्कुल झकझोर देते थे। मतलब इतनी अच्छी कविताएं लिखते थे कि जिसको देखने मात्र से इंसान क्या होता था बेटा, वो मोटिवेट हो जाता था, इंसान देखने मात्र से उसके अंदर जागरूकता आ जाती थी। लेकिन कभी भी इन्होंने किसी भी व्यक्ति के धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया। ऐसा नहीं था कि इन्होंने हिंदुओं के ऊपर लिखा हो तो मुसलमान गुस्सा आ जाए, मुस्लिम के ऊपर लिखा हो तो हिंदू गुस्सा आ जाए। ठीक है, अब अंग्रेजों में भी बहुत सारे जैसे कैथोलिक के ऊपर लिखे तो एंटी कैथोलिक गुस्सा आ जाए, एंटी कैथोलिक को बोले तो कैथोलिक गुस्सा आ जाए। ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने कभी किसी के धर्म को लेकर किसी चीज को टारगेट नहीं बनाया। मतलब इतना साफ सुथरा लिखते थे कि उसमें किसी के अगर धर्म के बारे में कभी लिखा भी होगा तो हमेशा उसकी अच्छाइयों को लिखा है, ना कि उसकी कभी इन्होंने बुराइयों को इंगित किया। प्यारे बच्चों, आप देखिए यहाँ पे आपको जो मैं समझाना चाहता था दो चार लाइनें आपके लिए मैं लगा कर लाया हूं, आप देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हिज अर्ली पोएम्स, क्या है, हिज अर्ली पोएम एग्जिबिट हिज इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल अफेयर्स एंड आइडियाज। हिज अर्ली गेम, सॉरी यहाँ पे गेम आ गया, हिज अर्ली पोएम्स, ठीक है, कैसे लिखेंगे पोएम को, हिज अर्ली पोएम एग्जिबिट हिज इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल अफेयर्स एंड आइडियाज। अब देखो देखो बेटा, इसके नीचे मैंने क्या लिख दिया, इसकी हिंदी लगा दी है, इसकी हिंदी भी लगा दी ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना आए बेटा। ये प्यारा सा बेटा जो ये पहले सिर्फ बेटा आपके लिए, ये सिर्फ बेटा तुम्हारे लिए है और बेटा किसी के लिए नहीं है। ठीक है बच्चा, ठीक है बेटे। चलिए, कहते हैं लेकिन जो हिज अर्ली एग्जिबिटेड इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल अफेयर्स एंड आइडियाज, लेकिन क्या होता है स्टार्टिंग में जब वो बेटा कविताएं करते थे तो उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो किसके लिए था, उनका जो बेटा मुख्य उद्देश्य था वो पॉलिटिकल अफेयर्स एंड आइडियाज का मतलब होता है उनका जो रुझान था ना वो पूरी तरीके से किसमें था, वो पूरी तरीके से राजनीति में और राजनीतिक विचारों में था। बाद में क्या होता है, लेकिन बट हिज लेटर पोएम्स, इसका अर्थ क्या होता है, लेकिन उनकी जो बाद की कविताएं हैं आर ओवरटली क्रिश्चियन एंड मोर पर्सनल टोन। लेकिन बाद में उनकी जो कविताएं आई हैं बच्चा वो किस पर आधारित थी, वो बेटा अत्यधिक रूप से ईसाई धर्म पर और किस पे, व्यक्तिगत तौर पर क्या थी बेटा, आधारित थी। मतलब इन्होंने कभी किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुंचाया, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, ईसाई धर्म पे बेटा इन्होंने क्या किया, लिखना शुरू कर दिया। जैसा देश वैसा भेष। आइए, कहते हैं एज अ टेक्नीशियन के रूप में, एक टेक्नीशियन के रूप में ऑर्डन एक्सप्लोर्ड अ वैरायटी ऑफ स्टेंज ऑफ फॉर्म्स एंड मीटर्स। ऑर्डन ने बहुत प्रकार के छंदों अलंकारों को लिखा। ही हैड अ पैशन, ही हैड अ पैशन का मतलब क्या होता है, उनके अंदर एक दीवानगी थी फॉर वर्ड क्वाइनिंग, शब्दों को गढ़ने को लेकर, एंड यूजिंग आर्केइक वर्ड्स, पुराने शब्दों की जगह पर। मतलब क्या था कि ऑर्डन क्या थे बेटा, ऑर्डन की सबसे बड़ी जो बेटा रचनात्मक कलात्मक तरीका था वो क्या था, वो ये था कि ये पुराने शब्दों को नए शब्द तरीके से, मतलब जो पुराने आर्किक जो प्राचीन काल के शब्द थे उनको नए तरीके से गढ़ने में एक्सपर्ट थे। और इसी वजह से क्या हुआ, स्टार्टिंग में लोगों को दिक्कत आई इनकी कविताओं को पढ़ने में, एंड क्या हुआ, एंड विच मेक्स हिम एट टाइम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कहते हैं कि पुराने शब्दों पर खेल जाते थे। ऑर्डन की जो कविताएं थी बेटा, ऑर्डन क्या करते थे, इससे अपने यहां हड़प्पा वगैरह के कुछ शब्द ऐसे मिलते हैं कि जो समझने में दिक्कत होती है, ऐसे ही ये पुराने प्राचीन काल के शब्दों को निकालकर उसको आधुनिक समय में नए तरीके से क्या करते थे, शब्दों की सुंदरता के माध्यम से कविता की सुंदरता को बढ़ा देते थे। और स्टार्टिंग में क्या हुआ, लोगों को बड़ी दिक्कत आई कविताओं को पढ़ने में, लोग समझ नहीं पाते थे लिखना क्या चाहते हैं, अरे कहना क्या चाहते हो, वही हुआ। कहते हैं कि ऑर्डेन्स वर्क इज डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेज। अब देखो इंपॉर्टेंट लाइन है, कहते हैं कि ऑर्डेन की कविताओं को दो फेज में बांटा गया है। पहला जो फेज है वो ब्रिटिश में बांटा गया क्योंकि सबसे पहले इंग्लैंड में थे। दूसरा जो है वो बांटा गया अमेरिकन में। देखो भैया, बहुत लोग सोचते हैं लंदन का मतलब अमेरिका होता है, कुछ लोग ऐसे कहते जा रहे हैं लंदन, क्या लंदन का मतलब अमेरिका नहीं होता। देखो दो चीजें हैं। देखो बेटा, आपका जो ब्रिटिश है, जो आपका इंग्लैंड है, देखो ये भारत है, देखो इंग्लैंड यहाँ पे है, अमेरिका यहाँ पे पड़ता है।
मतलब पश्चिम में, इससे भी पश्चिम में पड़ता है अमेरिका। ठीक है बेटा, दूर है, एक डिस्टेंस है। इंग्लैंड ये है, अमेरिका हमको जो गुलाम बनाए थे ये अंग्रेजवा थे, ये इंग्लैंड वाले थे। अमेरिका तो बहुत दूर की बात, ये भी तो गुलाम था, ये भी तो बाद में आजाद हुआ है, अब भी 200 साल पहले आजाद हुआ था। ठीक है, तो याद रखना अमेरिका और इंग्लैंड अलग है। ये मत सोच लेना कभी खुशी के मारे कि नहीं दोनों एक ही, लंदन का मतलब विदेश, विदेश का मतलब तुम लोग अमेरिका सोचते हो, नहीं, इंग्लैंड ही लंदन है। ठीक है, आइए देखते हैं। ऑर्डेंस वर्क इज डिवाइडेड इनटू ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेजेस। कहते हैं कि ऑर्डेन के वर्क को दो भागों में बांटा गया, पहला ब्रिटिश की कविताओं में, दूसरा अमेरिका की कविताओं में। क्यों भाई, स्टार्टिंग में इंग्लैंड में थे ये। कहते हैं कि द नोटेबल वर्क्स, इनके जो उल्लेखनीय कार्य है, इंग्लिश फेजेस आर, जो इंग्लिश में जो इन्होंने विदेश जो यहाँ पे इंग्लैंड में इन्होंने लिखा था वो कौन से थे? द ऑरेटर्स है, द डांस ऑफ डेथ है, लुक स्ट्रेंजर है, स्पेन है, और क्या है, एंड ऑथर टाइम है, जो इन्होंने इंग्लैंड में लिखा। लेकिन जो बेटा इन्होंने अमेरिका में लिखा वो क्या था? द नोटेबल वर्क्स ऑफ द अमेरिका, जो इनके कुछ कार्य अमेरिका में लिखे गए हैं वो कौन कौन से हैं? वो कौन से? न्यू ईयर लेटर है, ठीक है, दूसरा क्या है? फॉर द टाइम है, फॉर द टाइम बीइंग है, द एज ऑफ एंजाइटी है, एंड द शील्ड ऑफ एक्लिक्स है। ये कुछ वर्ड इन्होंने बेटा कहां पे लिखे थे? ये बेटा कुछ वर्ड इन्होंने क्या, यहाँ कुछ कविता इन्होंने अमेरिका में लिखे। तो डन है। तो बेटा इनके कविताओं को दो भागों में बांटा गया। पहला कौन सा है बेटा? पहला हो गया जो इन्होंने इंग्लैंड में लिखा था, ऊपर लिखा हुआ है। और बेटा कुछ वर्क इनके ऐसे थे जो इन्होंने कहां पे लिखा था? डायरेक्ट इन्होंने कहा लिखा था? अमेरिका में लिखा था। तो बेटा वहां पे डन है। आइए देखते हैं बेटा आगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, प्रस्तुत जो काव्य द प्रेजेंट लिंक नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इनएक्ट्स द फ्रस्ट्रेशन हियर इन ह्यूमन लाइफ। प्रस्तुत काव्य नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में बताया गया है इंसान के जीवन में बढ़ते हुए फ्रस्ट्रेशन के बारे में। बेटा जो फ्रस्ट्रेशन इंसानों के अंदर बढ़ रहे हैं ना बेटा, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, साथ में द एस्पिरेशन दैट आर नॉट फुलफिल्ड। कहते हैं कि इंसानों की ऐसी महत्वाकांक्षाएं, जैसे मान लो तुम यहाँ पे हो और तुम्हारा मन नेपाल जाने का, कहते हैं, समझ रहे हो बेटा, तुम्हारा मन नेपाल जाने का, कह तुम नेपाल ना जा पाओ, हमको नेपाल में जाके हिमालय देखना है, तुम ना जा पाओ, तो तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं क्या हुई? कहीं ना कहीं उसको दबा दिया गया। कहेंगे कहाँ जाओगे, हूँगा भूकंप फूकंप आता रहता है, गरीबी बहुत उस देश में है। ठीक है बेटा, वहाँ के लोगों की आंखें छोटी छोटी, थोड़ा सा चाइनीज से सटा होता है ना हमारा एरिया बेटा, इस तरीके से बेटा। ठीक है लल्ला, तो यहाँ पे राइटर बेटा यही कहना चाहता है कि जो अभिलाषाएं इंसान की पूरी नहीं होती हैं वो क्या होती हैं? वो अकेलेपन के भाव को दर्शाती है। मतलब क्या होता है? जैसे तुम्हारा फॉर्च्यूनर लेने का मन हो, ठीक है, और तुम्हारी शादी में तुमको बेटा अल्टो मिल जाए, क्या होगा? तुम्हारे अंदर ऐसे लगा कि एकदम कलेजा तुम्हारा फट जाएगा। तुमने बात की थी, डिमांड तुमने की थी अपने शादी में कि हमको जो है 2 BHK चाहिए, 2 BHK का फ्लैट चाहिए हमको पटना के अंदर। लेकिन गलती से क्या हुआ, उन्होंने तुमको खगड़िया के अंदर क्या किया, तुमको उन्होंने केवल झोपड़ी दे दी। तुम्हारा मन एकदम कलेजा फट जाएगा, तुम बोल नहीं पाओगे, शादी के मंडप में बैठे रहोगे, क्योंकि हाँ हाँ बस बहुत सही है, बहुत सही है। तुमने मांगी 10 तोले की चैन, लेकिन तुमको क्या मिला? तुमको बेटा उन्होंने वो चूरन वाली चैन दे दी, जो चूरन में निकलता है, 5 रुपया वाली। ठीक है, तुम क्या कहोगे? बोल नहीं पाओगे। यही तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं हैं। जब तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाती तुम क्या होते? तुम फ्रस्ट्रेशन की शिकार ही हो जाते हो। एप्पल का मोबाइल पसंद आया, 6 महीने से ले नहीं पा रहे हो, भटक रहे हो, उसी में तड़प रहे हो, पैसा इकट्ठा कर रहे हो, दोस्तों से मांग रहे हो, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। यही तुम्हारी जब इंसान की जब यही महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती है ना, तो उसी में क्या होता है बेटा? इंसान जीता है, मरता है, उसी में रह जाता है। ठीक, चलिए बेटा ये क्लास की शुरुआत करते देखते हैं। अब देखो बेटा मैंने इसकी हिंदी लगा दी है सिर्फ आपके लिए। देखो नाउ, नाउ हो गया, द लीव्स, लीव्स, आर फॉलिंग, फॉलिंग फास्ट, ये तुम्हारे लिए है। ठीक है, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट। क्या कहता है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। राइटर क्या कहता है? अब पत्तियां क्या कर रहे हैं बेटा? अब पत्तियां तेजी से गिर रहे हैं। एंड नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, और जो छोटे छोटे जो यहाँ पे पौधे उगे होते हैं अब वो भी नहीं है। नर्सेस टू द ग्रेप्स आर गॉन एंड द पैराम्स गो रोलिंग ऑन। क्या कहते हैं कि छोटे छोटे पौधों को, पैराम्स का मतलब होता है जो छोटे छोटे बच्चों की गाड़ियां होती है उनको रौंद दी है। अब इसका अर्थ समझना। कहते हैं कि अब पेड़ से पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। ठीक है, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, और जो छोटे छोटे जो पौधे हैं इस पेड़ के नीचे जो उनको सहारा दिए रहते थे, किनको? छोटे छोटे पौधों को। मतलब क्या? आज की जनरेशन में छोटे छोटे बच्चों को सहारा कौन देता था? उनके दादा दादी देते थे। तो आज कहीं ना कहीं बच्चों में संस्कार की कमी है और दादा दादी कहां चले गए? ग्रेवयार्ड में चले गए, कब्र में चले गए। तो मतलब क्या है? अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। मतलब क्या? आज इंसानों का पतन तेजी से हो रहा है। आज इंसानों का पतन बेटा क्या हो रहा है? तेजी से हो रहा है। लोग धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? अब क्या हो रहा है? कब्र की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, आज बच्चों में संस्कार की कमी है। आज कहीं ना कहीं एक वर्ग पूरा छूता रह गया है अपने
पूरे के पूरे पूर्वजों से। प्यारे बच्चों आगे क्या कहते हैं, विस्परिंग नेबर लेफ्ट एंड राइट। कहते हैं विस्परिंग नेबर का मतलब क्या, कि जो मौत के सौदागर हैं लेफ्ट एंड राइट, हमारे दाएं बाएं खड़े हैं। कब क्या हो, कब सॉफ्टवेयर यहां से अपडेट हो, खट्टे से सॉफ्टवेयर उड़ जाए ऊपर, तुम यहां फैल जाओ। बात को समझना बेटा, मतलब जिसके लिए तुम आज इतना सोच रहे हो, आज इतना जिसके लिए तुम कर रहे हो ना, ये मौत है बेटा। ये मौत, कहते नहीं काल सदा अपने रस डोले। बेटा जो काल है, बेटा जो मौत है ना, वो हमेशा क्या होता है, वह सदैव क्या होता है बच्चा, हमारे आसपास मंडराता रहता है। और क्या होता है, कब हमको हमको हमारी असली खुशी से दूर कर दे, ये कोई नहीं जानता। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, मतलब क्या है, आज तुम सोच रहे हो, पता लगा कल यमराज के दूत तुमको उठा के लेके चला जाए, सब कुछ यहीं रह गया। तो ऐसे में ऋतिक रोशन का गाना याद आता है मुझे, ठीक है, खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के दो मीठे गोल गुनगुनाएंगे। बोल बेटा, बोल गुनगुनाएंगे, ठीक है, वो मुझसे मिस्टेक हो गया। तो प्यारे बच्चों यही मैं कहना चाहता हूं कि जो मौत के सौदागर हैं, आपके दाहिने बाएं हमेशा खड़े हैं, ठीक है। कब कौन सा समय आ जाए, कब कौन सा अंतिम समय हो और खट से हमारी मौत आ जाए, हमको पता भी ना चले। और अपनी जो आज हम यहाँ पे खुशी भोग रहे हैं धरती पे ना, कब हमको उठा के लेके चले आए स्वर्ग लोक में, कुछ भरोसा नहीं है। एंड द एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज, अभी जो तुम ये स्टेप कर रहे हो ऐसे बाबू ना, ये भी जो तुम्हारा हाथ होती है हिल रहा है, हाथ पैर हिल रहा है, नाक कान बड़े बड़े हो रहे हैं, बाल उखड़ रहे हैं बेटा, कब ये क्या हो जाए बेटा, ये ऊपर चले जाए। मतलब क्या कि जब हमारी मौत आ जाएगी, अभी जो हमारे हाथ ऐसे से हिल रहे हैं ना, एक क्या कि फ्रीज हो जाएंगे। फ्रीज का मतलब फ्रीज के जैसे जम जाएंगे, ऐसे लेटे रहेंगे हम लोग, कोई भरोसा नहीं है जिंदगी का, ठीक है। फिर भी इंसान क्या कर रहा है बेटा, घमंड में मरा जा रहा है, लोनली एंड सेपरेटनेस, और हम घुटनों के बल पड़े रहेंगे अकेले, कौन बचाएगा, कोई नहीं। इसलिए जब तक समय है तब तक खुल के जी लो, ठीक है। जियो तो वैसे हर पल जियो जैसे कि आखिरी हो, ठीक है बेटा। आओ आगे देखो, डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, कहते हैं कि अगर तुमको लगता है कि मैं ही मरने वाला अकेला हूं, तो ऐसा नहीं है। डेड इन हंड्रेड एट द बैक, हमसे पहले भी इस रास्ते में सैकड़ों लोग, मतलब क्या कि मान लो यहाँ कोई नदी बह रही हो, लेट सपोज मान लो यहाँ पे मान लो कोई नदी हो, ठीक है। कहते हैं नदी किनारे लोगों को क्या होता है, जलाया जाता है, दफनाया जाता है। तो ऐसा अगर तुमको लगता है कि तुम ही मरने वाले अकेले, गलत सोचो। तुमसे भी पहले हजारों लाखों लोग मर चुके हैं, और उनको किसमें ले जाया गया है, फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, और उनको भी उसी लकड़ी के ताबूत में भर के ले गया गया है। कहां पे ले जाया गया है, वहीं पे जहां पे सबको क्या किया है, जहां पर सबको रखा गया था, कब दफनाया गया था, मारा गया था। तो प्यारे बच्चों यहां पे यही तात्पर्य है, ये मौत है, एक दिन सबको आनी है, ये इनविटेबल है, सबका इंतजार एक समान रूप से कर रही है, आज कोई तो कोई कल, ठीक है। जाना तो बेटा सबको है, यहां से कोई किसी को रहना नहीं है। और सोचो, एक इस पृथ्वी का, इस संसार का सबसे बड़ा सत्य यह है कि एक दिन सबको मौत आनी है, लेकिन आज इंसान इसी को झूठ मान के बैठा हुआ है। सोच कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। सबको पता है एक दिन हमको निपटना है धरती से, लेकिन फिर भी इंसान कल की चाह रखे हुआ है जीने की। कहते कि लोग हमको अपने कंधों पर ले जाएंगे, कहेंगे राम नाम सत्य है, लेकिन मन में होगा जल्दी इसको जलाओ, इसको दफनाओ, खत्म करो सिस्टम यार। लोग आंसू बहाएंगे, लेकिन वो आंसू सामाजिक आंसू होंगे, सबको दिखाने के लिए आंसू बहा जाएंगे, लेकिन असली जो कष्ट होगा केवल तुम्हारे माँ बाप को कष्ट होगा, बाकी तुम्हारे जाने न जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ता है। बाप बीवी भी 4 दिन में भूल जाएगी, बच्चा भी 4 दिन में भूल जाएगा, लेकिन जिसने तुमको जन्म दिया है ना, फर्क असली उसी को पड़ता है। प्यारे बच्चों आइए आगे देखते हैं। कहते स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, कहते हैं कि जो पूरा जंगल है, जंगल विहीन पत्ते हो जाएंगे, मतलब क्या इस जंगल में कोई पत्ता नहीं रहेगा, मतलब एक समय ऐसा आएगा इस पृथ्वी पे कोई नहीं रहेगा, लोग इधर उधर भटकते रहेंगे। कौन से लोग, जो लालची लोग हैं, जो परिष्कृत लोग हैं, जो बेकार लोग हैं, वो दौड़ते रहेंगे, ट्रोल्स रनिंग स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड, वो क्या इधर उधर भूख की तलाश में, भोजन की तलाश में इधर उधर भागते रहेंगे। एंड द नाइटिंगेल इज डाउन, कोयल कूकना बंद कर देगी। मतलब नाइटिंगेल का मतलब यहाँ पे जो बेटा तुलना की गई है वो अच्छे इंसान से की गई है, कि अच्छे इंसान इस पृथ्वी में क्या होंगे, बोलना बंद कर देंगे, मतलब अच्छे इंसानों का पतन हो जाएगा, लोग नहीं रहेंगे अच्छे इंसान, ठीक है। एंड द एंजल विल नॉट कम, अगर तुमको लगता है कि ऊपर से कोई एंजल आएगा तुमको बचाने के लिए, या कोई परी आएगी, कोई देवदूत, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा।
राइट। और आगे फिर क्या कहता है बच्चा, कहता है कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, लिट्स द माउंटेन लवली एयर। कहता कोल्ड आगे, आगे क्या है, आगे बेहिसाब ठंडक है, लिट्स द माउंटेन लवली एयर। कहता कि जब मैं इन हिमालय को देखता हूं, माउंटेन पर्वतों को देखता हूं, ऊंचे ऊंचे पर्वतों को, तो मैं क्या देखता हूं, मैं देखता हूं कि इनके ऊपर क्या है, बर्फ की चादर ऐसे क्या है, ढकी हुई है, ऐसे पूरी बर्फ की चादर ढकी हुई है। और वहां से क्या हो रहा है, एक पतली धार दिए हुए एक नदी बह रही है, मतलब whose water I could bless tables in your large distress। कहते हैं, और इसका अर्थ समझना, कि whose white waterfall, कि उससे हिमालय से या उस पर्वतों से निकलने वाली नदियां क्या करती हैं, इंसान को उनके प्यास को मिटाती हैं। अब इसका अर्थ क्या है, कि ऐसा बनो, उस चोटी के, उस पर्वत, उस पहाड़ के जैसा बनो, अडिग बनो, कि लोगों के अंतिम समय में भी तुम क्या करो, उनको साहस प्रदान कर सको, उनको क्या कर सको, उनको शक्ति प्रदान कर सको, उनको क्या कर सको, उनको पूरी तरीके से बेटा क्या असीमित पावर दे सको, जिससे कि वो अपने जीवन को जीना सीख सके। तो मतलब तात्पर्य बच्चा यहाँ पे कि बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल एक कैसा, एक माउंटेन के जैसे बनो, कि तुम्हारे पास इतनी पॉजिटिविटी हो ना, कि जो इसमें लास्ट डिस्ट्रेस में हो, बिल्कुल अपने अंतिम समय में हो ना, वो यात्री जिसके जाने का समय आ गया, कि तुमसे मिलने के बाद भी ना उसके जीवन जीने की चाह बदल जाए, वो जीना सीख जाए। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का यही तात्पर्य था कि आज का इंसान फ्रस्ट्रेट बहुत ज्यादा है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। एक गाना आया था, सुना होगा, कौन सुनेगा किसको सुनाई, इसलिए चुप रहते हैं बेटा। तो कोई सुनने वाला नहीं है, लोग सुनाने वाले हैं, लोग तुम्हारी बातों को नहीं सुनेंगे। इसलिए जिंदगी 4 दिन की है, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खाते रहो, पीते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, बोलते रहो। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का चैप्टर के बेटा डब्ल्यू चौटिंग के पार्ट का यही सारांश था। तो प्यारे बच्चों, जैसी भी क्लास लगी हो, कमेंट करना, आपके कमेंट का आकांक्षी हूं, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और आपके कमेंट के साथ साथ मैं इंतजार करता रहूंगा आपके वैल्यूएबल लाइक का, और मुझे इंतजार रहेगा आपके सब्सक्राइब का। जितने भी सब्सक्राइब करोगे मुझे पता चल जाएगा। प्लीज घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, एक बार घंटी दबा देना, ठीक है। और कमेंट जरूर करना, जैसी भी क्लास लगी हो, ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करना। तो प्यारे बच्चों, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। एक छोटी सी क्लास थी, अच्छे से पढ़िएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।